नमस्कार मंडळी, आपले ग्रेट महाराष्ट्र चॅनलवर खूप खूप स्वागत आहे। आपण अनेक व्यावसायिकांच्या यशोगाथा ऐकत असतो। जेव्हा आपण आपल्या यशाबद्दलची माहिती ही इतरांना देखील फायदा व्हावा म्हणून देतो, तेव्हा खऱ्या अर्थाने आपल्या यशाला एक प्रकारचा अर्थ निर्माण होतो। असेच नेहमी योग्य ती माहिती देण्यास तत्पर असलेले ऑर्गॅनिक फार्मिंगचे महत्त्व जाणून असणारे राजस्थानमधील किशनगड येथे स्थायिक असलेले डॉक्टर गौरव गौड यांच्याबद्दल व त्यांच्या फार्म बद्दल अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत। त्यांच्या फार्मचे नाव हे रावली गिरगाव ब्रीडिंग फार्म प्रायव्हेट लिमिटेड असे असून ते किशनगड येथे आहे। त्यांचे फार्म हे मुख्यत्वे करून देशी गाय पालन महत्त्व, ऑर्गॅनिक फार्मिंग, ब्रीडिंगचे महत्त्व या सगळ्यावरती काम करते। आज आपण या सगळ्याबद्दलची योग्य ती माहिती त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। त्यांचे फार्म हे पूर्णपणे गिर गाय व बैलांसाठी काम करते। त्यांच्या फार्म मध्ये गिर नंदी देखील आहेत व सीमेन स्ट्रॉज देखील आहेत, जे ते इतर शेतकऱ्यांना वेळच्या वेळी उपलब्ध करून देतात। त्यांच्या फार्मचा मूळ उद्देश हा गिर जातीच्या ब्रीडचे संवर्धन करणे आहे। त्यांच्या फार्म मध्ये एकूण 150 गायी आहेत। गिर शिवाय त्यांच्या फार्म मध्ये कांक्रेज व थारपारकर ब्रीडच्या देखील आहेत। कांक्रेज ही गिर गायची मदर ब्रीड आहे। कांक्रेज व थारपारकरच्या तुलनेत गिर जातीची गाय ही दुधाचे चांगले उत्पादन देत असून ते जास्त काळ देते। त्यांच्या गोठ्यामधील एका गिर गायची सर्वात जास्त दूध देण्याची क्षमता ही 28 लिटर एवढी आहे। त्यांचा हा पिढीजात व्यवसाय असून त्यांच्या आजोबांपासून त्यांचे कुटुंब या व्यवसायामध्ये आहेत। त्यांच्या म्हणण्यानुसार ब्रीडिंग हे एक खूप मोठे क्षेत्र असून त्यामध्ये काही काम करायची इच्छा असल्यास त्यामधील मूलभूत माहिती असणे हे गरजेचे आहे। याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे नंदी आणि गायीची दूध देण्याची क्षमता ही त्यांच्या वासरांची किंवा पुढच्या पिढीची दूध देण्याची क्षमता ठरवत असते। जर तुम्ही भविष्याच्या दृष्टीने हा व्यवसाय वाढवण्याचा विचार करत असाल तर त्यांच्या ब्रीड वरती काम करणे हे खूप महत्त्वपूर्ण ठरते। ते त्यांच्या फार्म मधील जनावरांना त्यांच्या शेत जमिनीवर जी पिके उगवतात त्या पिकांचा चारा त्यांना देण्यात येतो, जसं की गवारीचा चारा, ज्वारीचा सुखा चारा, भुईमुगाचा चारा जनावरांना मार्च एप्रिल पर्यंत देण्यात येतो। त्यानंतर त्यांना मेथीचा, ज्वारीचा, गव्हाचा चारा देण्यात येतो। त्यांच्या म्हणण्यानुसार स्वदेशी ब्रीड ज्या असतात त्यांची रोग प्रतिकारक क्षमता ही खूप जास्त असते। या तुलनेत ज्या विदेशी ब्रीड असतात त्यांच्या रोग प्रतिकारक क्षमतेपेक्षा स्वदेशी ब्रीडची रोग प्रतिकारक क्षमता ही 10% जास्त असते। कॅल्शियम कमी होणे व त्यामुळे संबंधित आजारपण येणे या गोष्टी या स्वदेशी ब्रीड मध्ये खूप दुर्मिळपणे आढळून येतात। शिवाय योग्य ती काळजी आपल्या बाजूने घेण्यासाठी तुम्ही जनावरांचे लसीकरण हे करून घेऊ शकतात। त्यांच्या फार्म मध्ये ते ऑर्गॅनिक फार्मिंगचा अवलंबन करतात, जसे की बरेच जनावरांना देण्यात येणारे खाद्य हे त्यांच्या स्वतःच्या शेत जमिनीमध्ये उगवलेले असते। त्यांच्या म्हणण्यानुसार आता येणारे भविष्य हे ऑर्गॅनिकचेच असणार आहे, कारण कीटकनाशकांच्या वापरामुळे अनेक रोग हे वाढताना दिसून येत आहेत। पूर्ण जगामध्ये कॅन्सर हा रोग आपल्याला वाढताना दिसून येतो। हे असे रोग वाढण्याचे कारण म्हणजे आपण कीटकनाशके असलेल्या उत्पादनांचा वापर करत आहोत। हे रोखण्यासाठी आपण ऑर्गॅनिक गोष्टी वापरण्यास सुरुवात करायला हवी। सुरुवात ही तुम्ही तुमच्या शेत जमिनीमध्ये गहू उगवण्यापासून करू शकता। ऑर्गॅनिक गोष्टींच्या वापरामुळे दुधाचे उत्पादन व त्याचा दर्जा वाढण्यास मदत होते। त्यांच्या फार्म मधील गायींच्या किमती या रुपये 1 लाखांपासून ते 4 लाखांपर्यंत आहेत। गाय खरेदी करण्याच्या उद्देशावरती त्या गायीची किंमत ही अवलंबून असते। त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांचे वर्षाचे एकूण उत्पन्न पाहायला गेलं तर 35 ते 40 लाख एवढे आहे। त्यांच्या म्हणण्यानुसार ऑर्गॅनिक फार्मिंग वर जास्त लक्ष दिल्यास ते भविष्याच्या दृष्टीने खूप फायदेशीर आहे। तर आपण आता सविस्तर मुलाखत पाहू। शेतकरी बंधूंनो नमस्कार, तुम्ही पाहतात ग्रेट महाराष्ट्र चॅनल। मी विठ्ठल पाटील। आज आपण आहे राजस्थानमध्ये आणि आपण पाठीमागं आहे बघता तुम्ही गिर गायी आहेत। आपण आहे गिर गायीच्या ब्रीडिंग करणारे फार्मवर आहेत। आपल्यासोबत ते ओनर आहेत गिर गायीच्या गोट्याचे आणि आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की ते कशा प्रकारे दुग्ध व्यवसाय करतात आणि गिर गायीचं सांभाळ कसं करतात। सर जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम और इधर का फार्म का पूरा पता बताओ। मेरा नाम डॉक्टर गौरव गौड़ है और मैं किशनगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरा फॉर्म है किशनगढ़ में अरावली गिर काऊ ब्रीडिंग फार्म प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और डेडिकेटेड फॉर गिर काउस एंड गिर बुल सीमन एंड गिर बुल्स जेनेटिक्स। बेसिकली हमारा वर्क जो है वो जेनेटिक्स से रिगार्डिंग है, उससे ही हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर ही डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं। और गिर बुल्स के हमारे अच्छी नस्ल के नंदी जो हैं गिर बुल लोगों को उपलब्ध करवाना और साथ ही एक संवर्धन जो कि नस्ल का होता है, अच्छी दुधारू गायें पनपे उनसे। और अगर जो व्यक्ति नंदी ना खरीद पाएँ तो उनके लिए सीमन स्ट्रॉस की भी हमारे पास ऑप्शन है, तो वो सीमन स्ट्रॉस भी ले सकते हैं। वो सारा वर्क जो है वो गिर पे ही डेडिकेटेड है। कितने काऊ है आपके फार्म पर? हमारे पास टोटल सर 150 का स्ट्रेंथ है, तो 150 काउस हम लोग रखते हैं। कौन सी नस्ल में अभी काम है आपका? हमारा टोटल जो वर्क है वो गिर पे है।
कुछ काउस मेरे पास कांकरेज भी हैं और कुछ थारपारकर भी हैं, वो मेरे इंडिविजुअल यूज़ के लिए हैं। तो कांकरेज और गिर उसमें क्या सामने होता है? कांकरेज और गिर कांकरेज तो इनका मदर ब्रीड है। कांकरेज जो है वो सभी इंडिजिनस ब्रीड का मदर ब्रीड है, और गिर जो है वो थोड़ा दूध के अंदर अपेक्षाकृत अच्छा होता है। बेनिफिट के लिए मतलब किसी किसानों को बेनिफिट के लिए आपको गिर थोड़ा कंपैरेटिवली कांकरेज से बेहतर है, क्योंकि मिल्क क्वांटिटी उनका ज़्यादा होता है, थोड़ा नेचर टेम्परामेंट उनका बड़ा लो होता है, और दूध देने में भी एक लंबे टाइम तक का दूध देती है। तो ये जो काऊ है मतलब गिर काऊ, तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध दे सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास 28 लीटर पीक मिल्क यील्ड जो है पर डे का हमारे पास रिकॉर्डेड है। हमारे पास एक गाय थी गोपाली नाम करके, NDRI रजिस्टर्ड, वो करनाल टैगिंग काऊ है, NDRI करनाल से रजिस्टर्ड है वो, और काफ़ी अच्छे दूध वाली वो गाय हमारे पास है। उससे भी हमारे पास बच्चियाँ भी हुई, उसके नंदी भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे बछड़े हैं, और हम लोग आज भी उसके नंदी वगैरह भी यूज़ ले रहे हैं। गाय भी अलाइव है, गाय अलाइव है। तो ये कब से आपने स्टार्टअप है आपका इसका? ये स्टार्टअप सर ऑलमोस्ट टाइम तो इसको बहुत पुराना हो गया। मेरे ग्रैंडफादर जो थे आयुर्वेदाचार्य थे, उनके समय से ये सारा वर्क चल रहा है हमारा। और मेरे फादर जो थे वो भी डिप्टी डायरेक्टर थे एनिमल हस्बेंड्री में। तो उस समय से फिर मैं खुद इसमें आया, तो फिर मैंने थोड़ा इसको एक वैज्ञानिक पद्धति से आगे बढ़ाने के प्रयास किया, और आप लोगों के, भाई लोगों के और ईश्वर की कृपा से कंटिन्यूसली चालू है, और हमारे से जो बेहतर हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें हमारे को सफलता भी है। ओके, और लोगों को जो किसान हैं उनको ये बताओ कि ब्रीडिंग का थोड़ा महत्व बताओ। ब्रीडिंग का सर आप बात करें तो ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें आप जितना डीप तक जाएंगे जाते जाएंगे, इसका कोई गहराई नहीं है। और आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लगाना चाह रहे हैं, आप काउस का एक फॉर्म अगर सेटअप करना चाह रहे हैं, तो आपको ब्रीडिंग का एक बेसिक नॉलेज उसमें होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक रीज़न ये है कि अगर अच्छी काउस अगर आप नहीं रखेंगे, तो आप जो उनसे एसेट्स बनेंगी, एसेट्स बोले तो जो उनसे फीमेल्स काफ पैदा होंगी नई आपके काउ फॉर्म में या आपका डेयरी फॉर्म में जो भी आपका, तो वो जो बच्चियां हैं वो अच्छे मिल्क की पैदा नहीं होंगी। तो ब्रीडिंग का जो है वो आपका एक डेयरी में या फिर आपका काउ फॉर्म में, या फिर अगर आप इनिशियली कुछ एक अच्छा सेटअप करना चाह रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग को लेके करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ब्रीडिंग का इसमें बहुत महत्व है। क्योंकि एक अच्छी नंदी और एक अच्छी गऊ जिनका DNA बहुत अच्छे दूध का रहा है, जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छे दूध का रहा है, यानी जैसे गऊ तो खुद दूध देती है, तो उसका पता कैसे लगाएंगे, तो उसकी माँ और उसके जो नानी है उनका भी एक दूध का अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए जैसे। और नंदी जो होता है, नंदी की भी माँ और उसके पिता की माँ का भी एक दूध का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो जो DNA है वो आगे से आगे ट्रांसफ़र होता है मिल्किंग कैपेसिटी का। वो एजिड जो है काऊ, जब वो नंदी किसी दूसरी काऊ को अगर म्यूट करेगा, तो वो ऑब्वियसली वो नया एक DNA उसमें ट्रांसफ़र करेगा, तो वो आउटपुट जो है वो एक अच्छा दूध वाला ही निकलेगा। मतलब मिल्किंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मिल्किंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो एक अच्छा जरिया है। और लोगों में एक भ्रांतियाँ हैं, डेयरी में जनरली क्या करते हैं कि लोग एक कमज़ोर नस्ल की गायें ले आते हैं, तो बाद में वो 3 लीटर 4 लीटर 2 लीटर दूध देती है, फिर उनको घाटा उठाना पड़ता है। उनके स्टार्टअप को उनको स्टार्टिंग में ही ब्रेक लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को आदमी को सोच के, परख के, और उसके बाद में कोई निर्णय करके और फिर स्टार्टअप को जन्म देना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है। तो इसमें क्या क्या खिलाया जाता है, मतलब जानवरों को चारे में क्या होता है, खाद्य में क्या क्या होता है? गऊ को हम जो भी कुछ खिलाते हैं वो सब ऑलमोस्ट हमारे यहीं पे पैदा होता है। मेरे पास खुद का मेरा ज़मीन है, तो हम इनको अभी जैसे बारिश के बाद में हमारे पास गंवार हो गया, तो गंवार का चारा हम लोग खिला देते हैं। जवार खिला देते हैं इनको, सूखा चारा, उसका कुट्टी करके छोटा बारीक जवार खिला देते हैं। इसके अलावा इनको हमारे पास थोड़ा मूंगफली पैदा होता है, तो मूंगफली का जो चारा होता है वो खिला देते हैं। मूंग का चारा होता है वो खिला देते हैं। ये हमारा चारा चलेगा आपका मार्च अप्रैल तक। फिर मार्च अप्रैल के बाद में हमारे पास मेथी पैदा होती है, जिसके कि आयुर्वेदिक उपयोग भी है मेथी का।
तो मेथी होती है वो हम इनको खिला देते हैं, जौ का, गेहूं का भी चारा हमारे पास होता है तो वो भी हम इनको खिला देते हैं। और एडिशनल ये तो हो गया आपका ड्राई फॉडर में। अगर हम बात करें ग्रीन फॉडर का, तो ग्रीन फॉडर का हमारे अभी ग्रीन मेथी आएगा इनको कुछ दिनों बाद, तो वो हम इनको रेगुलर खिलाएंगे। बाकी इसके अलावा आपका फरवरी लास्ट में और मार्च फर्स्ट में जब सर्दियाँ थोड़ी ख़त्म हो जाएंगी या अपने डाउनफॉल पे रहेंगी, तो उस समय पे हम लोग इनको जो है जवार हम नई क्रॉप लगा देंगे। तो वो हमारी जवार जो है 45 से 50 दिन में डेवलप हो जाती है, तो वो अप्रैल लास्ट में लगभग कट के इनको खिलने में आ जाती है। वो पूरी गर्मी में आराम से जवार खाएंगी, हरी जवार भी खाएंगी, सूखी तो खा ही रही हैं पूरे साल भर। फिर उसके पश्चात जो इनको मॉनसून के समय पे जो रहता है, उस समय पे ये ग्राजिंग के लिए हमारा खुद का फील्ड है, वहाँ पे जाती है, आराम से ग्राजिंग करके आती है। कुछ हमारे खेतों की जो मेड होती है, नींव होती है, सीव वगैरह होती है, बॉर्डर होते हैं, उन बॉर्डर्स पे ग्रीन ग्रास उग जाता है मॉनसून में, तो उसको भी हम डेली कटिंग करके हमारा ट्रैक्टर में डाल के ले आते हैं और यहाँ पे इनको खिला देते हैं। वो बीमार वगैरह पड़ती है काऊ, और उसके लिए क्या? नहीं सर, इंडिजीनस ब्रीड का मैं आपको बता देता हूँ। इंडिजीनस ब्रीड जो होता है, इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इम्यून सिस्टम। ये मान लीजिए आप, अगर आप बात करें विदेशी नस्लों से, तो विदेशी नस्लों के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा अच्छा इम्यून सिस्टम होता है इनका। जो एक बेसिक डिजीज़ होती हैं, जैसे लाइक काल्विंग करने के बाद में मिल्क फीवर हुआ, तो वो डिज़ीज़ इनमें नहीं होगी, क्योंकि मिल्क फीवर वगैरह कैल्शियम की कमी आ जाना बॉडी के अंदर, और ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत रेयर इनमें देखने को मिलती है। और बाकी जैसे आप खुर पका, मुँह पका, अगर आपका हर्ड अगर सेफ़ है और सेपरेट हर्ड है, तो उसके अंदर इस तरह की ये HS, BQ और FMD टाइप की जो बीमारियां हैं वो भी इनमें नहीं आती है। और उससे बचाव के लिए भी आप इनका टीकाकरण भी करवा सकते हैं। अगर रेगुलर, अगर आपके हर्ड के अंदर बाहर से अगर कोई लाइव स्टॉक आ रहे हैं, गऊ आ रही हैं, तो आप इनका टीकाकरण करवा सकते हैं। तो इस फार्म से आप कैसे कमाते हैं, मतलब बेनिफिट? सर मेरा ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिएगा, यहाँ से हमारा कोई काउ सेलिंग का काम तो है नहीं। हम लोग जो काम करते हैं, हमारी काउस से जो मेल काफ जन्म लेते हैं, उन मेल काफ्स का ऑलमोस्ट पैदा होने के 1.5 से 2 महीने में वो बच्चे जो हैं वो लोगों के लिए बुक हो जाते हैं। जो काउ फॉर्म ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए बुक हो जाते हैं, और उन बच्चों के लिए फिर आगे जो है हम लोग परवरिश करके और सामने वाले को जो भी उनके ऑनर होते हैं उनको हम हैंड ओवर कर देते हैं। तो इससे भी साल का हमारा जो है लगभग 25 के आसपास हमारे मेल जो बछड़े होते हैं वो हमारे सेल हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो नंदी है, 7 नंदी है हमारे पास गिर के, अलग अलग ब्लड लाइन के और अलग अलग मिल्क ट्रैक रिकॉर्ड के, तो उनसे जो सीमन कलेक्शन हम लोग करते हैं, हमारा खुद का मोबाइल यूनिट है सीमन का, हम उसे सीमन कलेक्शन करते हैं, स्ट्रॉज में बना लेते हैं, उनको नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर लेते हैं। फिर जो डिमांड आती है फिर उससे हम लोग सीमन। तो उसका क्या प्राइसिंग क्या रहता है? प्राइसिंग अलग अलग रहता है। स्ट्रॉज जो है मिनिमम 3,500 से लेके और 13,000 रुपये तक के भी स्ट्रॉ है। सर जी, किसको फार्म चलाना है, मतलब जो नए लोग हैं वो फार्म के मतलब आ रहे हैं उसके ऊपर करने के लिए, तो उसको क्या सलाह दे सकते हो? उनको मैं सलाह यही दूंगा कि आप जो भी काउस का सिलेक्शन करें तो सोच समझ के करें, और इन केस अगर आपके पास ऑलरेडी काउस हैं और आप उनसे कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम इसमें कंटिन्यू रहें, तो उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का नंदी लें, ताकि वो नंदी जो है आपको ब्रीडिंग प्रोग्राम से सेट करके और आपको आगे एक अच्छी नस्ल बना के देगा, वही नस्ल आपको काम आएगी। तो आप उसको एक सेटअप को जो है 2 से 3 साल के अंदर वापस पटरी पे ला सकते हैं। इसके बारे में आप ऑर्गेनिक सब करते हो क्या इसमें? बिल्कुल, हमारा ऑर्गेनिक रहता है, ऑर्गेनिक का पूरा हमारा एक सेटअप है। और हालांकि मैं इसको एक कॉमर्शियली तो नहीं करता हूँ, मैं मेरे पर्सनली मैं मेरे यूज़ के लिए मैं ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे घर में खाने के लिए मुझे कोई सब्ज़ी वगैरह भी होती है, या फिर कोई जैसा हम लोग गेहूँ हमारे राजस्थान में चलन में है, तो हम लोग गेहूँ खाते हैं, तो गेहूँ जो है वो मैं मेरा घर में ही उगाता हूँ। सब्जियाँ हैं, मसाले हैं, मिर्च वगैरह है, हल्दी है, तो ये सब मैं मेरे घर में उगाता हूँ। तो ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा महत्व लोगों को क्या बताएंगे? ऑर्गेनिक का आने वाला जो भविष्य है वो ऑर्गेनिक का ही है भैया, क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह से बहुत सारी डिजीज़ आजकल होने लग गई है। आज हम लोग देखते हैं कि पूरे इंडिया में अगर आप बात करें, इंडिया में नहीं, मैं तो वर्ल्ड वाइड बात करता हूँ, तो कैंसर जो है
आपका ऑलमोस्ट साल का 3.5% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, कैंसर डिजीज़। तो ये सब जो है, ये बीमारी जो है, ये सब आप पेस्टिसाइड्स वाले प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दिनचर्या में, तो इसी वजह से ये सब कुछ जो है आपको प्रॉब्लम्स बिल्कुल आ रहा है ये। तो इन सब से बचने के लिए आपको बेहतर ये है कि आप अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं, जिन व्यक्तियों के पास अपना सेटअप है, तो अपने घर के अंदर एक गऊ रखें ज़रूर, तो उससे आपको शुद्ध दूध भी मिलेगा। और अगर आपके पास लैंड वगैरह है, ज़मीन है अपनी, तो उस गऊ के लिए आप खुद अपना खेत के अंदर चारा उगाएं, वो जैविक तरीके से उगाएं। गऊ की जो गोबर से खाद बनती है उसको आप अपने खेत के अंदर डालें, उससे खेत की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी और आपका जो डेली रूटीन का जो आप यूज़ में लेने वाले हैं, सब्जी हुई, आपका कुछ मसाले हुए, आपका गेहूं, जो चावल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब आप उससे क्रॉप को उगा सकते हैं। इसलिए कम से कम आप स्वस्थ रहेंगे, एक शुद्ध आपको दूध मिलेगा और गऊ भी शुद्ध खाएगी तो आपको शुद्ध ही देगी। और इसके अलावा अगर आप डेली रूटीन के अंदर अगर आप खुद अश्वगंधा, शतावर वगैरह ये नहीं ले सकते हैं, तो उसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी गऊ को ये सब चीज़ें दें और उसी के दूध के माध्यम से आप उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से आपका वो आयुर्वेदिक दूध हो गया है। तुम्हारे जो फार्म है, उसके फार्म में टॉप प्राइस की क्या कीमत क्या है गाय की? भैया गाय की बात करूं तो गाय तो हम यहाँ से निकल जाती है, जैसा आप दे देते हैं। हम काउस का कोई हमारा स्पेसिफिक प्राइस नहीं है, पर 1.25 लाख 1.5 लाख से लेके 3, 3.5, 4 लाख रुपए तक भी हमने गाय यहाँ से दी भी है। अगर कोई ब्रीडिंग पर्पस से, एम्ब्रियो पर्पस से लेके जा रहा है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के पर्पस से, तो वो महंगी रहती है। और बुल जो रहता है वो बुल कम से कम 1.5-2 लाख रुपये का स्टार्टिंग बच्चा ही रहता है, छोटा स्टार्टिंग छोटा बच्चा रहता है, जिसकी उम्र रहती है लगभग 1.5 से 2 महीने। वो बुक हो जाता है, उसको कस्टमर को जो है हम देते जो है लगभग 11 से 12 महीने बाद हैं, जब वो काऊ से सेपरेट हो जाता है, उसकी माँ से सेपरेट हो जाता है। तो इसमें पैसे में बताया तो कितना आप कमाते हैं इस बिजनेस से? इसमें लगभग मेरे को साल का मोटा मोटा बुल सीमन और बुल काप्स, इन दोनों से मिला के मेरे को साल का लगभग 35 से 40 लाख रुपए पैदा मिलता है। बिल्कुल मिलता है। ठीक है सर, आपसे बात करके और आपके मिलके बहुत अच्छा लगा। तो आप और भी बढ़ाए और किसानों को आपके बारे में से बिल्कुल मैं कहता हूँ आपको, किसानों को उनके पास एक कृषि भूमि उपलब्ध है, सब व्यवस्थाएं हैं और वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको गऊ पालन में और साथ ही जैविक खेती में ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। जैविक खेती जो है उसका भविष्य बहुत ही सुनहरा है, क्योंकि जिन कंट्रीज से पेस्टिसाइड्स वगैरह की इस्तेमाल करने की टेक्निक्स भारत देश में आई, वही देश आज जैविक की ओर भाग रहे हैं। तो जब वो देश जैविक की तरफ भाग रहे हैं, तो हम पेस्टिसाइड्स को क्यों अपना रहे हैं? हमें भी जैविक की ओर ही जाना चाहिए। जो हमारे प्राचीन पुरातन समय से जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, उसको हमें वापस से फॉलो करना चाहिए। इससे हम एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण कर पाएंगे और तंदुरुस्त समाज का भी निर्माण कर पाएंगे। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक तंदुरुस्त रखना चाहते हो, तो ऑर्गेनिक के बिल्कुल आपको जैविक खेती में ही जाना चाहिए। वो एक बेहतर आप उससे एक भविष्य आप ले सकते हैं, आपका स्वयं का भी और आपके आने वाली पीढ़ी का और बच्चों का भी। थैंक यू सर। बिल्कुल। तर मंडळी, ही यशोगाथा तुम्हाला सगळ्यांना कशी वाटली हे आम्हाला कमेंटमधून सांगायला विसरू नका। आम्ही आमच्या चॅनल मार्फत वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांच्या व दुग्ध व्यावसायिकांच्या यशोगाथा तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो, जेणेकरून नवीन व्यावसायिक या व्यवसायाकडे एक लाभदायक व्यवसाय म्हणून पाहू शकतील। असेच अजून व्हिडिओज पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, म्हणजे आमच्या चॅनलवरचे नवनवीन व्हिडिओज तुम्हाला लवकरात लवकर पाहता येतील। आपला महाराष्ट्र, ग्रेट महाराष्ट्र।